नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला। क्या कुछ है पूरा मामला, आप लोगों को आगे विस्तार से बताएंगे। तो वहीं दोस्तों आगे जानेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर के बीच कोरोना डेटा पर मतभेद। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताएंगे आतंकियों से तार जुड़े होने के शक में बीजेपी के नेता को एनआईए ने पकड़ा। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों को आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का खुल करके जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। आतंकियों से तार जुड़े होने के शक में एनआईए ने पकड़ा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के एक राजनेता को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने इस राजनेता को खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से संपर्क होने के शक में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए राजनेता का नाम तारिक अहमद मीर बताया जा रहा है। तारिक शोपियां जिले के वांची गांव के ग्राम प्रधान भी हैं। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की टिकट पर तारिक विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2014 में चुनाव के दौरान श्रीनगर में हुई एक रैली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं, यानी कि मंच पर भी नजर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी कार्रवाई एनआईए ने करी है। तो वहीं एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते चलें। जनता को रोटी नहीं दे सकते हो तो रामायण महाभारत दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू का मोदी सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक ट्वीट के जरिए कथित तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मार्कंडेय काटजू ने अपने ट्वीट में कहा है कि रोमन सम्राट कहा करते थे कि अगर आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते हैं तो उन्हें सर्कस दे दो। वहीं हमारे आधुनिक भारतीय सम्राट कहते हैं कि अगर आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते हैं तो उन्हें दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत दिखा दो। हरिओम, ये यहां पर ट्वीट करते हुए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू की तरफ से, और उन्होंने यहां पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लॉकडाउन के बीच हजारों लाखों लोग दूसरे राज्यों में अभी भी फंसे हुए हैं, और वहीं मौजूदा समय में देश की आर्थिक स्थिति और मजदूर तबके की खराब हालत पर जस्टिस काटजू ने इस ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा है जोरदार निशाना। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी की मांग, पीएम केयर्स फंड का हो सरकारी ऑडिट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि आम लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर लगातार पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में लोगों से पीएम केयर्स कोष में 100 रुपए का योगदान देने से जुड़े जिला अधिकारी के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि देश के कई पूंजीपतियों के 68,000 रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डालने का भी हिसाब होना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि एक सुझाव, जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन पानी नकदी की किल्लत है, सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर्स कोष के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट भी हो। उन्होंने आगे कहा है कि देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ रुपए माफ हुए, उसका भी हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है। ये यहां पर तमाम बड़ी बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर के बीच कोरोना डेटा पर मतभेद। 7 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिख रहे हैं अधिकारी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच स्वास्थ्य आपातकाल में देश की हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर इस संकट से मिलकर निपटने के बजाय आपसी मतभेद में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के कोरोना संबंधी आंकड़ों में भी मतभेद हैं।
आईसीएमआर पहले हर दिन किए जाने वाले टेस्ट और पॉजिटिव टेस्ट की जानकारी देता था, लेकिन फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी पर होने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की रोजाना होने वाली ब्रीफिंग में भी अब आईसीएमआर के अधिकारी नदारद रहते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना संकट के समय में भी आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर के काम नहीं कर रहे हैं, आपसी मतभेद में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर आप लोगों को बताते चलें, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के कोरोना संबंधी आंकड़ों में भी है मतभेद। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा लॉकडाउन से बाहर निकलने का बताएं तरीका। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 3 के बाद अब कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार से पूछा गया है कि वह लोगों को लॉकडाउन से बाहर निकलने का प्लान बताए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार बताए कि वह कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए क्या करने वाली है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, कांग्रेस ने लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ाए जाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि यह पूरी तरह से खत्म कब होगा। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए। इस दौरान उन्होंने किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने की भी मांग की है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू कर दिया। इस दौरान ना प्रधानमंत्री सामने आए, ना राष्ट्र को संबोधित किया और ना ही गृह मंत्री सामने आए। यहां तक कि कोई अधिकारी भी सामने नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। सुरजेवाला ने इस दौरान सरकार से एक साथ कई सवाल भी किए हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, लॉकडाउन के तीसरे चरण के पीछे क्या लक्ष्य और क्या रणनीति है। दूसरा है, लॉकडाउन के आगे का क्या रास्ता है। आगे प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर, क्या लॉकडाउन 3 आखिरी है? क्या 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा? क्या लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 भी आने वाला है? लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कब होगा? सरकार की आगे की रणनीति क्या है? ये यहाँ पर तमाम प्रश्न पूछे हैं कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सभी राजनीतिक दलों को भारत पाकिस्तान, धर्म और जात की राजनीति को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लिए करना चाहिए काम। ये यहां पर कहा है शिवसेना ने। शिवसेना ने कोरोना वायरस रोकने के लिए लगे लॉकडाउन का देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दीर्घकालिक असर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक राजनीति छोड़कर अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए काम करना चाहिए। पार्टी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभाव पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बीच हाल ही में हुई चर्चा ने यह दिखाया है कि अर्थव्यवस्था के लिए कितना कठिन समय है ये। शिवसेना ने आगे कहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अर्थशास्त्री रघुराम राजन के साथ डिजिटल माध्यम से बातचीत की थी। राजन ने कहा है कि सरकार को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे गरीब लोगों के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। पूरे देश को लॉकडाउन के आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। पार्टी ने कहा है कि राजन ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद सरकार की गरीबों की वर्तमान परिभाषा भी बदल जाएगी। मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग भी गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने का प्रमाण पत्र मांगने लगेंगे। अमेरिका जैसे विकसित देश तक में भी बेरोजगारी की गंभीर समस्या शुरू हो गई है। शिवसेना ने आगे कहा है कि रघुराम राजन ने कहा है कि अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है जो कि भारत में नहीं है। भारत में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो कि काफी चिंता का विषय है। शिवसेना ने कहा है कि उनकी बातचीत से यह स्पष्ट है कि अनिश्चितकाल तक बंद अर्थव्यवस्था के लिए महंगा साबित होगा। सरकार को तय नियमों के अलावा भी काम करना होगा। निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार केवल कुछ लोगों के हाथों तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। ये यहाँ पर शिवसेना ने तमाम बातें कही हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले लॉकडाउन से खत्म नहीं होता है कोरोना, बस संक्रमण थमता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार का एक्शन प्लान बताया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन से देश में कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि अगर हम सोचे कि किसी एरिया में लॉकडाउन कर दिया और वहां केस 0 हो जाएंगे, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा है। अगर हम पूरी दिल्ली को लॉकडाउन करके छोड़ दे तो केस खत्म होने वाले नहीं हैं।
लॉकडाउन कोरोना को कम करता है, खत्म नहीं करता है। ये यहां पर तमाम बातें कही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। 27 मई से पहले होंगे महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, उद्धव ठाकरे की कुर्सी से संकट टला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में घातक कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी कि एमएलसी के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। आयोग ने इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक एमएलसी चुनाव 21 मई को मुंबई में होंगे। चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहत की सांस ली है और उनकी सीएम की कुर्सी जाने का खतरा भी टलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।